वेलकम टू ई स्मार्ट क्लासेस। और जिन बच्चों का कल साइंस का एग्ज़ाम है बेटा, तो आज हम क्लास 10th के साइंस का एक पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज़ द एमसीक्यू, 1 से 16 तक जो आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू देखिए बेटा, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रेफर्स टू। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है बेटा? तो यहाँ पे है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, आपने अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा हो तो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक तो होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का गेन होना, या फिर हो सकता है हाइड्रोजन का लूज होना। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन के अंदर, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या चीजें हो रही हैं और रिडक्शन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे बेटा? आंसर हो जाएगा आपका दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो आपको अब ये क्वेश्चन मान लो ऑक्सीडेशन की बजाय आपको यहाँ पे रिडक्शन लिखा आ गया, तब क्या करोगे? अगर रिडक्शन आया तो देखो इसमें सारे ऑप्शन ये वाले देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा, बाकी सारे जो है वो आपको नहीं दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ बेस। इनमें से कौन सा सब्सटेंस बेस है बेटा? तो आपको सबसे पहली चीज है एसिड बेस चैप्टर आपने अच्छे से करना है। एसिड बेस चैप्टर में आपने स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और जितने भी सॉल्ट्स हैं सभी के फॉर्मूलाज अच्छे से करने हैं। कॉमन नेम जैसे सॉल्ट्स के हो गए, है ना, और उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं और प्रिपरेशन, ये अच्छे से करके जाने, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको बेस पूछा गया है, तो इनमें से बेस कौन से होने वाला है? दैट इज KOH। ठीक है जी। तो आपको वैसे भी याद रखना होता है जो बेस होता है उसमें OH प्रेजेंट होगा, जैसे NaOH हो गया, है ना, KOH हो गया। तो जिसमें भी ये OH दिख गया आपको वही बेस है आपका। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हर कोई आंसर दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से कौन सा सॉल्ट जो है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जैसे हमारे पास कई फॉर्मूला, जैसे POP का जो फॉर्मूला है उसमें है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये POP का फॉर्मूला होता है बेटा। तो इसमें ये हाफ H2O क्या है? दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही अब इसमें पूछा गया आपसे कि ये जो नीचे आपको ऑप्शन दे रखे इनमें से किसके फॉर्मूला में बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जिप्सम एंड अ POP। अच्छा, POP और जिप्सम का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, POP का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने लिखा था, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है दिस इज POP। ठीक है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट H2O, 2H2O। ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछा है तो 2 - 1/2 कर दो। ठीक है। तो 2 में से अगर आधा निकालोगे तो 1.5 बचेगा, तो 1.5। 1.5 कितना होता है बेटा? इसको मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व कर लो, दैट इज 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 3/2। तो आंसर इज 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एन आयरन नेल वॉज सस्पेंडेड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड केप्ट फॉर अ वाइल। काफी देर के लिए उसको रखा गया सोल्यूशन के अंदर। अब क्या होगा इसमें? ठीक है जी। तो आपने सभी ने रिएक्शन पढ़ी होगी बेटा, ये वाली रिएक्शन तो बुक में बहुत बार टीचर्स भी करवाते हैं कि हमारे आयरन नेल्स को अगर मैं Fe को कॉपर सल्फेट में CuSO4 में डालता हूँ तो इट विल कन्वर्ट FeSO4 प्लस Cu, है ना, बैलेंस कर लेना इसको। चलिए, तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सोल्यूशन है ना, तो वो अपना कलर चेंज करता है। ठीक है। और ये जो सोल्यूशन होगा ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना देगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है। तो ग्रीन कौन सा है इनमें से? देखो, टर्न्ड ग्रीन इसमें भी है, टर्न्ड ग्रीन इसमें भी है। ठीक है। परंतु इसमें और भी तो होना चाहिए ना कि हमारे पास आयरन नेल्स के ऊपर कोई कोटिंग आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, इस वाले ऑप्शन को पढ़ो ध्यान से, कोटिंग वॉज फॉर्म्ड ऑन आयरन नेल।
तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया? बी। क्योंकि इसमें देखो, एक तो ये इसमें लिखा हुआ है कि ये टर्न ग्रीन, को सोल्यूशन FeSO4 का ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट पहले ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट का कलर भी याद रख लो ब्लू, और जो फेरस सल्फेट है दैट इज ग्रीन या पेल येलो भी लिख सकते हो। ठीक है, और आयरन नेल्स पे कोटिंग हो जाती है। ठीक है जी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा बारीक, हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आयुपेक नेम ऑफ CH3CH2, ध्यान से देखो, CH3CH2OH, इसका आयुपेक नेम पूछा है आपसे। आयुपेक नेम क्या होने वाला है? देखो बेटा, आपको नंबर ऑफ कार्बन गिनने होता है आयुपेक नेम के लिए। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 और, अरे भैया 2 ही हैं बस। ठीक है जी, तो 2 का मतलब हो गया इथ, है ना। और OH जब भी लगता है तो सफिक्स जो होता है दैट इज ओल। ठीक है, तो यहाँ पे बना इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल कहाँ पे? ये रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू दीज फंगी ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन, ये फंगी जो है आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन्ड करती है? तो चलिए ऑप्शंस में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। बाय ईटिंग ब्रेड ऑन, अच्छा ब्रेड पे जो आपकी फंगस लग जाती है। ठीक है, तो ये वही है ब्रेड मोल्ड। अभी क्या करती है बेसिकली ब्रेड मोल्ड का, अगर आपने पढ़ा हो बेटा तो आप इसका याद रख लो, बाय ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन एब्जॉर्बिंग देम। ठीक है जी, तो ब्रेड के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, और उनको एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो आपका ऑप्शन होने वाला है डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन, एंडोक्राइन सिस्टम कम्युनिकेट थ्रू। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करता है यहाँ पे? ठीक है, तो आपसे पूछा गया यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया नर्व इम्पल्सिस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, हार्मोन्स और रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर की ये एक अलग सिस्टम है। ठीक है, इसमें एंडोक्राइन का कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ब्रेन का ज़्यादा काम होता है, नर्व इम्पल्स ये भी ब्रेन से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हार्मोन्स हैं बेटा। देखो जो ग्लैंड्स होते हैं वो जनरली क्या सिक्रीट करते हैं? अगर एंडोक्राइन सिस्टम है तो ये ग्लैंड का सिस्टम हो गया ना हमारे पास, डक्टलेस ग्लैंड है ना। तो इसमें हार्मोन्स का काम होता है, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए हार्मोन्स का यूज करेंगे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन पे, व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अकर विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। कौन सा ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन है जो कॉन्शियस कंट्रोल के बिना ही होता है, अक्कर करता है? ठीक है जी, तो अगर आपकी विल के बगैर है, देखो बेटा दो तरह के एक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, एक होता है वॉलंटरी, वॉलंटरी, और ये तो इनवॉलंटरी। ठीक है जी, अगर वॉलंटरी एक्शन की बात करूं तो ये हमारी विल से होते हैं। ठीक है, और ये विदाउट अवर विल। ठीक है, तो भैया अगर यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा? इनवॉलंटरी होगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी हो गया। चलिए टेंथ क्वेश्चन पे चलें। टेंथ क्वेश्चन में देखो, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पेंक्रियाज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। अब ये तो यार याद रखना पड़ेगा आपको अच्छे से। ठीक है जी, तो इंसुलिन इसका बिना देखे आंसर, पेंक्रियाज देख लिया, हार्मोन पूछ लिया भैया, तो इंसुलिन ही होगा। ठीक है अच्छा एड्रेनलिन का भी याद रखना, एड्रेनल ग्लैंड है ना, तो वो भी पूछ लेते हैं, वो एमरजेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं उसको। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ ओवरी इन अ फ्लावर। अब ओवरी का रोल पूछा है। ठीक है, तो आपको सभी को ये चैप्टर भी अच्छे से करना है। अब ओवरी में क्या होता है बेटा? ओव्यूल प्रोटेक्शन होती है एंड डेवलपमेंट इनटू फ्रूट, और उससे फ्रूट डेवलप होता है। ठीक है, देखो पोलन ट्यूब जो है ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये थोड़ा सा थोड़ा एंथर वाला पार्ट, ये जो एंथर पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, तो एंथर मेल पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करना, ये हालांकि स्टिग्मा के अपर पोर्शन का काम है, पर फिलहाल यहाँ पे इसका ओवरी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, टू सपोर्ट फ्लावर ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बचा कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ व्यूल एंड डेवलपमेंट इनटू फ्रूट, तो यही आंसर है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। चलिए ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो। ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज।
अब देखो फिजिकल अपीयरेंस है तो ये जो पी एच, मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ बेटा, याद रखो फिजिकल है तो पी एच यहाँ पे भी, ये पी एच यहाँ पे भी है, तो फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर जीन से रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो जीनोटिपिक हो गया। अगर जीन से, जीन्स का मतलब क्या होगा, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन्स हैं बेटा, ठीक है, इनको एलिस भी बोलते हो, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, तो जीनोटिपिक रेशो हो गई अगर हम इनकी रेशोज देख रहे हैं। अगर फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, मान लो कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की अगर रेशो मुझे देखनी है, तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे टॉल आएंगे, और इसमें क्या होगा, इसमें भी टॉल आएगा। परंतु अगर स्मॉल टी आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। इस केस में ड्वार्फ बनता है। तो अब हम इन दोनों की अगर रेशो देखें तो 2 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो 2:1 हो गया ऐसे, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, वैसे हमारे पास जो आंसर होता है उसका F1 जनरेशन वाले का, दैट इज़ 3:1। 3 केस टॉल के आते हैं, 1 ड्वार्फ का आता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो गया फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कनकेव मिरर। अब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कनकेव मिरर को डिस्क्राइब कर रही है, चलिए जल्दी से पढ़ लो एक बार। ऑप्शंस में क्या क्या है, कन्वर्जेस द लाइट रे, डाइवर्जेस द लाइट रे, ठीक है जी। कनकेव है तो कन्वर्जिंग होगा। इट प्रोड्यूस रियल इमेज ही बनाएगा हमेशा, तो ऐसा भी नहीं होता। इट प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा, ना ही ये केस सही है ना ही ये केस सही है, डाइवर्स तो ये करता नहीं, तो बचा कौन सा, कन्वर्जिंग वाला, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ है, अब बच्चे बोलेंगे कि कनकेव मिरर में हमने पढ़ा कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, परंतु आप एक बात याद रखो कि इसका एक केस है बेटा जिसमें वर्चुअल बनता है। वर्चुअल किस में बनता है, जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में पड़ी होती है, पोल और फोकस के बीच में पड़ी होती है, और इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। अब इनमें से कौन सी, ये आइज का कौन सा पार्ट है जो हेल्प करता है लाइट को फोकस करने पे रेटिना पे। तो हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए बेटा, एक ही चीज़ है बेटा, दैट इज़ कॉर्निया। तो आप याद रखो कॉर्निया, ठीक है। देखो आइरिस प्यूपिल लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, सिलेरी मसल लेंस को होल्ड करते हैं, तो बचा कौन, कॉर्निया, ठीक है जी। कॉर्निया जो अपर लेयर होती है हमारी आइज़ की, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, ठीक है, वो वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट है, 2 रेजिस्टेंस 6 and 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस पूछा आपसे, तो कुछ नहीं करना भैया, 1/6 1/3 क्या करना है, देखो 1/RP, ये फॉर्मूला रहता है ना पैरेलल के केस में, 1/R1 1/R2। बहुत सारे बच्चे इसको याद रखते हैं कि नीचे प्रोडक्ट आएगा ऊपर सम आएगा, तो वो भी याद रख सकते हो, R1 + R2 / R1 R2, ये 1/RP हो गया, ठीक है। इसको और अगर सॉल्व करते हो तो आरपी की वैल्यू बनती है R1 R2, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम कर दो उसका। चलिए तो ऐसे करके देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 6 × 3, नीचे आएगा 6 + 3, ठीक है। तो ये होगा 18/9, कटिंग करके आएगा 2, तो 2 आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए तो आपको याद रखना है कि अगर पैरेलल के केस में पूछा है तो उसका फॉर्मूला सीधा याद रख लो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस सम ऑफ रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 6 × 3 18 है ना, और सम कितना हो गया, 6 और 3 9, कटिंग करके कितना आया 2, तो 2 ओम आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से 15 क्वेश्चन कर लिए हमने 13 मिनट में। तो ऐसे ही बेटा पेपर में भी आपको स्पीड बना के रखनी थोड़ी सी। श्रेया प्लेस सम आयरन फिलिंग्स अराउंड अ मैग्नेट, द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ एज शोन इन द इमेज बिलो। श्रेया लेबल 4 डिफरेंट रीजन्स अराउंड द मैग्नेट वेयर, अच्छा ये अलग अलग रीजन आपको यहाँ पे PQRS, ये देखो PQRS यहाँ पे रीजन आपको शो कर दिए। अब पूछा कहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है जी। तो आप देखो अगर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ है ना, और जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ जाती है हमेशा, है ना, ऐसे जाती हैं, ऐसे नीचे की तरफ भी जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो बेटा ये जो क्राउडनेस होती है, जितनी ज़्यादा क्राउडनेस होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो नियर बाय पोल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आर पोजीशन देखो यहाँ पे वो नियर द पोल आ रही है, ठीक है, बाकी सब पोजीशन देखो पोल से दूर है, पर जितनी पोल के पास होगी बेटा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास असर्शन रीजंस हैं बेटा। पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर
कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल सभी को याद होगा। अगर राइट हैंड में आप एक करंट कैरिंग वायर मतलब होल्ड करते हो तो आपकी जो फिंगर जिस डायरेक्शन में रैप होंगी फील्ड उसी तरफ होगा, ठीक है। तो अगर आप ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन रखते हो तो थंब ऊपर की तरफ है, तो आपकी फिंगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रैप होंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल है। अब स्ट्रेट कनेक्टर में यही होता है। उसके बाद उसने पूछा है ये होता है या नहीं होता, चलो देखते हैं। उसके बाद रीजन में उसने दे दिया राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बिल्कुल गलत है भैया, तो रीजन गलत है भैया इसका, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ए ट्रू है, परंतु जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद असर्शन रीजन में देखो, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखो, अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड नियर इट। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम करंट कैरिंग वायर में के पास एक नीडल रखें, मैग्नेटिक नीडल, तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है, बिकॉज वो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद उसने बोला था मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन जो कर रहा है वो भी सही है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट कौन सा है, ए, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज लीस्ट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो किस चीज़ की, केमिकल्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। चलिए इसको भी देखते हैं आगे। उसका रीज़न दे दिया मैन इज अपेक्स ऑफ फूड चेन, लास्ट में है, तो ऐसा तो हाँ। तो ऑब्वियसली देखो, मान लो कि हमने ग्रास को खा लिया लायन ने, लायन क्यों बोल रहे हैं यार, डियर ने, डियर को किसी ऐसे एनिमल ने खा लिया जिसको इंसान खा सकता है और उसको इंसान खा लेगा, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ऐसा तो हो ही सकता है ना, तो अपेक्स पे ही लाई करता है, तो मतलब ये रीज़न सही है इसका, पर इसका असर्शन गलत है कि ह्यूमन के अंदर जो केमिकल्स हैं वो कम होते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसका असर्शन गलत है, रीज़न सही है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से, ए फॉल्स, बट ये तो इसका डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर पेड़ कटेंगे, अगर पेड़ कटेंगे बेटा तो होगा क्या, बेसिकली पेड़ करते क्या है बेटा, संतुलन बनाते हैं किसका, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इन दोनों का बैलेंस बना के रखते हैं। अगर पेड़ कट गए तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो सही हो गया, असर्शन सही है। ट्री एब्जॉर्ब कार्बन, अरे वाह बिल्कुल सही बात लिखी है उसने, फोटोसिंथेसिस के दौरान ट्रीज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू करते हैं बेटा, स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, ए। तो चलिए मैंने आपको असर्शन रीजन भी करा दिए 20 के भी, सॉरी 20 तो नहीं, 1 2 3 4 4, ठीक है। चलिए अगला अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं।